नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विधानसभा विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा राज्यों में होता है। राज्य में 2 सदन भी हो सकते हैं और 1 सदन भी हो सकता है। जो दूसरा सदन होता है उसको विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद को उच्च सदन और जो विधानसभा होता है इसको निचला सदन कहा जाता है। तो देखिए, लिखा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष पूरा होने के बाद विधानसभा खुद ही विघटित हो जाती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राज्यपाल यदि चाहे या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। विघटित करना मतलब समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा समाप्त करना मतलब कि विधानसभा के लिए फिर से नए सिरे से चुनाव होगा। विधानसभा के सदस्यों के लिए नए सिरे से चुनाव किया जाएगा। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। सत्र, जो विधानसभा के सत्र चल रहे होते हैं, जो बैठक चल रही होती है, उस बैठक को समाप्त करने की, खत्म करने की आदेश गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष है, 25 ईयर्स। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, विधान परिषद की बात करें, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर न्यूनतम आयु सीमा रखा गया है। विधान परिषद के लिए 30 साल और विधानसभा के लिए 25 साल, मतलब कि विधान परिषद से 5 साल कम। और मैंने विधान परिषद वाले में याद करवाया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में याद करवाया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये सी पलट करके इस तरीके से 3 हो गया और यही सी जो है ये गोल घूम करके ये 0 हो गया, मतलब 30 साल। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है उसमें न्यूनतम आयु सीमा 30 साल, जबकि विधानसभा में न्यूनतम आयु सीमा 25 साल, 25 वर्ष। आगे देखिए, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं वहां के विधानसभा में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य। इसको याद रखने का तरीका ये है कि यदि विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो देखिए एक जो ये एस है, इस एस से हम बना सकते हैं 60, SIXTY 60, मतलब 60 न्यूनतम हो गया। और एक ये जो एस है ये 5 की तरह लिखा हुआ है, तो इससे बन गया 5 और अपने से 2 जीरो इसमें जोड़ दीजिए, 500। तो इस तरीके से हमने बनाया, जो असेंबली में 2 एस आ रहा है, एक से हमने बना दिया 60, 60 और एक से बना दिया 500। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो विधानसभा होती है उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गोवा के विधानसभा का जो सदस्य संख्या है वो 40 है, मिजोरम का 40 है, सिक्किम का 32 ही है। तो ये जो अपवाद हैं इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 371 के तहत। आर्टिकल 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर ये व्यवस्था किया गया है कि गोवा में 40 सदस्य वाला विधानसभा है, मिजोरम में भी 40 वाला है और सिक्किम में 32 वाला है। आगे देखिए, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियां के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है आर्टिकल 332 के तहत। तो ये देखिए, अनुसूचित जाति का मतलब हो गया SC और जनजाति का मतलब हो गया ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो देखिए ये 2 हैं, इन दोनों को आरक्षण मिला है। और एक और कैटेगरी है जो कि बहुत ही फेमस है आरक्षण के लिए, वो है OBC, है ना, OBC, SC ST OBC। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल 332 है ये हम याद रखेंगे कि ये जो 3 कैटेगरी है, इन 3 कैटेगरी आरक्षण के लिए बहुत फेमस है। तो इससे हम याद रखें 3, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये विधानसभा में आरक्षण कितने
कितने जातियों को दिया गया? तो 2, एक एससी को और एक एसटी को, तो लास्ट में हमने लगा दिया 2, तो 3 3 2 332 332। आर्टिकल 332 आर्टिकल 332 के तहत एससी एसटी को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पे, किस चीज के आधार पे? जनसंख्या के आधार पे आरक्षण दिया गया है। इस बात को एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। आगे देखिए, विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। तो विधानसभा के बैठक को संचालन करने के लिए अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है, चेयरपर्सन की जरूरत पड़ती है। तो एक चेयरपर्सन, एक अध्यक्ष का चुनाव जो सदन के सदस्य होते हैं वो अपने बीच में से चुन लेते हैं। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। सिंपल कंडीशन में, साधारण समय में जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो वोटिंग नहीं करता, वो मतदान नहीं देता है। लेकिन ऐसा कंडीशन आ जाए कि सदन में मत बराबरी में बंट जाए, पक्ष और विपक्ष में जो मत है वो बराबरी में बंट जाए, तो उस कंडीशन में जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है, वो निर्णायक मत देने का काम करता है। निर्णायक मत कहने का मतलब कि जो अध्यक्ष है, जो चेयरपर्सन है, वो जिस साइड मत अपना देगा वो साइड विजयी हो जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी। इसीलिए कहा गया है निर्णायक मत। तो निर्णायक मत देने के लिए अध्यक्ष को परमिशन है जब मत बराबरी में बंट जाए। आगे देखिए, जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, सब बातों को सही से समझ नहीं रहा है या मान नहीं रहा है, तो उस अध्यक्ष को हटाने के लिए, उस चेयरपर्सन को हटाने के लिए यदि सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव का जो भी बहस होगा, तो उस बैठक की अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष नहीं करेगा। आगे देखिए, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यदि विधानसभा का अध्यक्ष कहता है कि ये मनी बिल है, धन विधेयक है, तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। आगे देखिए, सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का 10मान सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। सदन की बैठक के लिए, सदन में बैठक होने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। सदन में कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य की उपस्थित होना जरूरी है, तभी जो सदन की बैठक है वो चल पाएगी। इसी को गणपूर्ति कहते हैं। यदि 1/10 लोग सदन में उपस्थित हैं तो गणपूर्ति है और सदन का संचालन किया जा सकता है। यदि 1/10 सदस्य मौजूद नहीं है तो जो अध्यक्ष महोदय हैं वो सदन को स्थगित कर देंगे, सदन की बैठक को संचालित नहीं करेंगे। आगे देखिए, विधानसभा के अधिकार और कार्य। विधानसभा के कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ कार्य दिए गए हैं, तो वो देखते हैं कौन से अधिकार हैं और कौन से कार्य हैं। तो आइए, पहला है विधि निर्माण। विधि निर्माण मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, एक्ट, ठीक है। तो विधि निर्माण जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है विधानसभा का। तो देखते हैं, पहला, इसे राज्य सूची के विषय से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है। राज्य सूची के लिए जितने भी विषय दिए गए हैं उन विषयों पे कानून बनाने के लिए विधानसभा पूरी तरीके से अधिकृत है। आपको पता है कि 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय है। लेकिन मूलतः शुरुआती समय में 97 विषय ही थे, लेकिन अभी संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। यदि राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, 61, लेकिन मूलतः 66 विषय हुआ करते थे। अभी वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन मूलतः 66 विषय हुआ करते थे। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं,
जबकि मूलतः 47 विषय ही हुआ करते थे। अब देखिए, तो राज्य सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उसमें कुछ भी कानून बना सकता है विधानसभा। अब दूसरे में देखते हैं कि संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। संवर्ती सूची पे भी विधानसभा कानून बना सकता है, लेकिन उसी विषय पर यदि संसद कानून बना रखा है तो जहां तक कानून सेम होगा वहां तक चलेगा। जहां से कानून संसद द्वारा बनाया हुआ कानून अलग होगा तो संसद का कानून मान्य होगा, ना कि राज्य का। आगे देखिए, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। दूसरा अधिकार जो है वो फाइनेंस से है, पैसों से संबंधित। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था, राज्य सरकार की जो भी वित्तीय पैसों से संबंधित अवस्था है उसको पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। देखिए, राज्य विधानमंडल जो है वो वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखता है वोटिंग के माध्यम से, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर एक फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख बजट रखवाया जाता है। ठीक है, और ये कौन रखते हैं? वित्त मंत्री। किसके द्वारा रखवाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा रखवाया जाता है, जिसमें शासन के आय मतलब कि कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये सब बताना होता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। अब आगे देखिए, कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस बात को एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि कोई भी धन विधेयक जो होता है विधान परिषद में शुरू में नहीं रखा जा सकता। धन विधेयक जो है वो विधानसभा में ही शुरू होता है, विधानसभा में ही सबसे पहले रखा जाता है। आगे देखिए, तो इस तरीके से समझ में आ गया कि कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद के 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तो वो कहाँ जाती है? विधान परिषद में जाती है, और ये विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस करना होता है। 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस करना ही पड़ेगा। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन ही कर सकती है। विधान परिषद को यदि कोई सुझाव देना है तो वो सुझाव दे सकती है उस धन विधेयक पे, लेकिन उसको अस्वीकार नहीं कर सकती, उस धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और न ही उसमें कोई ही संशोधन कर सकती है। आगे देखिए, विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। विधानसभा यदि धन विधेयक को पास कर दिया है तो 14 दिन के बाद दोनों सदन से ये पारित समझ लिया जाता है। यदि विधान परिषद वाले नहीं भी पारित करें फिर भी 14 दिन बाद इसको पारित मान लिया जाता है तथा राज्यपाल उस पर अपनी सहमति दे देती है। राज्यपाल को देनी पड़ती है क्योंकि ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक विधानसभा में रखने से पहले राज्यपाल से सहमति लेनी पड़ती है, सिफारिश लेना पड़ता है। आगे देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तीसरा अधिकार जो है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूचा मंत्रिपरिषद ही त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई एक मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। समूह मतलब कोई एक गलती करता है तो ये सब के सब सारे के सारे मंत्री के ऊपर थोपा जाएगा। ठीक है, तो यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो पारित हो गया तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखिए, संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाली यदि संसद जो है कोई भी संविधान संशोधन करती है जिससे संघीय स्वरूप यदि मालूम है तो ठीक है, नहीं तो ये अलग से बताया जाएगा। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला
कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो इसमें आधे से अधिक राज्य, जितने भी राज्य हैं उससे 50% प्लस 1 राज्य के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि करनी आवश्यक है कि ये संवैधानिक संशोधन को हम मानते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो जो विधेयक है, वो जो कानून बना है वो रद्द हो जाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। आगे देखिए, वो संविधान संशोधन अमान्य हो जाएगा। 5वां अधिकार है निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य को प्राप्त है उतना ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन को जितना अधिकार प्राप्त है उतना ही अधिकार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी प्राप्त है। तो ये हो गए 5 अधिकार विधानसभा के। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार किया जा सकता है, लेकिन एक समय में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो ये 6 महीने से ज़्यादा विधानसभा नहीं चलेगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। एक चीज़ और याद रखिए कि बिहार का जो विधानसभा है, यहाँ इसके सदस्य संख्या 243 है, 243, और जो विधान परिषद है इसके सदस्य संख्या 7 है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है या लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।